दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान के जलसों ने धूम मचा रखी है। पाकिस्तान में सियासत इतनी पुरजोश कभी भी नहीं हुई। खुदा करे कि आवाम जो इमरान खान के साथ है, और जिस तरह उस रात को सब खुद निकले थे घरों से बाहर, जिस तरह जलसों में जाते हैं खुद, बगैर किसी पैसे के लालच के, बगैर कीमे के नान के और बगैर बिरयानी के लालच से। अब क्योंकि नून लीगियों ने और पीपल्स पार्टी ने रस्म डाल रखी है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं, खुदा करे कि आजकल के नौजवान और लोग जो हकीकी आज़ादी के लिए पुरजोश हैं, वो बिल्कुल खुद अपनी जिम्मेदारी लें अपने वोट की। अगर कोई उनको साथ ले जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी ले जाए तो भी कोई फिक्र ना हो, क्योंकि ये फैसला उनके और उनके बच्चों के मुस्तकबिल का है। इमरान खान तो एक रोशनी का चिराग है, अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद है। पाकिस्तानी बहुत से पढ़े लिखे लोग अपनी तरफ से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर कमेंट्स लिखते हैं, तो मेरे जैसे को अफसोस होता है, क्योंकि लगता है कि उनको भी करप्शन से कोई इख्तलाफ नहीं है। चाहते हैं कि करप्ट लोगों की हुक्मरानी जो है वो चलती रहे, उनकी जो जमातें बनी हुई हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा लेती रहें जिस तरीके से लेते रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक गलत फहमी सी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। हालांकि मेरे ख्याल में अगर आवाम चाहे तो इन सब करप्ट लोगों को यानी कि हमेशा के लिए सियासी नक्शे से गायब करते, उनका सियासी मुस्तकबिल हमेशा के लिए दफन कर सकती है आवाम अगर चाहे। जो बातें तो कौम की खिदमत की करते हैं लेकिन नस्लें अपनी पालते हैं। ऐसे बहुत से खानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल सियासत करते आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे अपने अपने हलकों के लिए काम भी करते होंगे, और बहुत से वो भी होंगे जिन्होंने अपनी सात पुश्तों के लिए खूब माल जमा कर रखा है इसी सियासत के थ्रू। लेकिन इन सब ने इकट्ठे होकर पूरी पाकिस्तानी आबादी को इकट्ठा नहीं किया और नौजवानों के लिए मौके नहीं बनाए। नून तो हमेशा हुकूमत में अपनी एक अजारादारी कर रही है, उसको एक ख़ानदान की हुकूमत बना के रखा है। कुछ साल पहले जब नून की हुकूमत थी तो बहुत से तलबा ऐसे थे जिन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम मुकर्रर मुद्दत पर होंगे भी या नहीं। बहुत से नौजवानों ने तालीम के निज़ाम की कमज़ोरियों की वजह से कम 1 साल तो ज़रूर ज़ाया किया। इसके बाद नौकरियों के लिए सिफारिशें और रिश्वत उनको चाहिए, लेकिन वो नहीं दे सकते। आज एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक टिकटॉक का छोटा सा मैसेज भेजा, इसके ऊपर लिखा हुआ था कि अमेज़न ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है फ्रॉड की वजह से। पर मैंने इस खबर को रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बात मानी भी जा सकती है। मालूम नहीं ये किस किस्म के फ्रॉड की बात हो रही है यहाँ पर, ख़ास तौर पर जुलाई 2022 में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का, ये हमेशा से एक मुश्किल मसला रहा है, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान की रेपुटेशन कभी भी अच्छी सुनने को नहीं मिली। कि सबसे बड़ी वजह है कि जो सैंपल होता है और उसका जो पहला ऑर्डर होता है वो तो ठीक भेजा जाता है, लेकिन दूसरे ऑर्डर में क्वालिटी जो है वो कमतर होती जाती है, जिसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी हाथ से जाता है। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ क्वालिटी डाउनग्रेड नहीं होती, ऑर्डर भी वक्त पर कभी नहीं मिलता। जबकि आपको पता है कि कारोबार में डेडलाइंस जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पे जब आपने किसी के साथ जब ये बिज़नेस करना है तो एक एतमाद तो बनाना पड़ता है ना आपको। ये तो बहुत सालों से एक पुरानी रस्म चलती आ रही है। लगता है कि हो सकता है कोई छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट हो गई हो, लेकिन मेरी नज़र में ये भी फ्रॉड ही है, क्योंकि आप जब सैंपल दिखाते हैं और उसका जो फॉलो अप है आप उसकी वही क्वालिटी नहीं देते। एक मिसाल है स्टेनलेस स्टील की। अगर आपको स्टेनलेस स्टील का पता हो कि वो उसके जो कितने ग्रेड्स होते हैं, अगर आप उनको एक अच्छे ग्रेड का जो सैंपल भेजते हैं और उसके बाद वो हल्का स्टेनलेस स्टील भेजें, तो जाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा और एतमाद भी नहीं बैठेगा। आजकल जिस तरीके से इलेक्शन की तैयारियां समझ लीजिए, या जो एंटिसिपेशन है कि कौन जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो ये है आजकल के अवाम पर मुनहसर, जो इतने सालों की गहरी नींद से अब बेदार हुए हैं। पता चलेगा इलेक्शन के नतीजे से कि किस हद तक बेदार हुए हैं। अगर पीडीएम ने तहरीक इंसाफ को एक एक पॉलिसी पर पूरे 3.5 साल अपोज ना किया होता, जो रवैया था उनका इंतहाई डिसरप्टिव हुलिगनिज्म, पूरे इस दौर में असेंबली में जब हमने हरकत उनकी देखी, उनको मुल्क का एहसास था, दिल में अवाम का दर्द था, तो बैठकर उनको पॉलिसीज बनाना बहुत मुश्किल था। और अगर
अपनी दिली मोहब्बत मुल्क के साथ दिखाना चाहते तो बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका वोट का हक वापस न लेते, उसको अप्रूव करते बाकायदा, तो ये होता सबूत उनका हुब्बुल वतनी का। जब ये पॉलिसी खुदा खुदा करके तहरीक इंसाफ ने आगे पुश की तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी खास तौर पर मंजर आम पर थी, जिसको वो मानना तो नहीं चाहते थे। वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि हमारा नाम ना लो, लेकिन सरासर बेईमानी नजर आती थी क्योंकि उन्होंने खास तौर पर उस मशीन पर काम करना डिले किया हुआ था। शायद उनको भी उस वक्त पीछे से कहीं से हदायत आ रही होंगी, हो भी सकता है। अगर इतनी देर से ये साजिश अंदर ही अंदर पक रही थी तो हो सकता है कि ये सब मामला चल रहा था पीछे पीछे पस मंजर में। ये जितने भी इक़्तिदार में लोग हैं, सियासी लोग हैं, इनको शौक तो बहुत है कहने का कि हम जमहूरी निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन जमहूर की राय और वोट उसको हक नहीं देना चाहते, उसको मुस्तरद कर दिया। फिर सब आइन की बालादस्ती का बार बार गीत गाते हैं। किसी एक भी टीवी चैनल ने इलेक्शन कमीशन को आइन याद नहीं करवाया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और करवाओ और हीले हुज्जत मत करो। मज़े की बात यह है कि अदालतें उनके सारे जो हैं उज़र मान लेती हैं, उनको मौका दिया जाता है जितनी मर्जी मुद्दत लो, कोई बात नहीं, जब तुम तैयार हो जाओगे इलेक्शन करवाने के लिए तो हम करवा देंगे, आइन की ऐसी तैसी। अब ये अवाम पर मुनहसर है कि वो अपने बेदार होने का सबूत दे, वरना तो यही लगता है कि पाकिस्तान का नाम बदल देना चाहिए, इसके साथ इस्लामी जमहूरिया रिपब्लिक ना लगाया जाए तो अच्छी बात है। जब सब करप्शन को तस्लीम करते हैं उसके ऊपर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दो ख़ानदान कितनी सदियों तक उनके ऊपर हुकूमत करते रहें, तो फिर ठीक है नाम बदल दें। उनको एतराज़ ही नहीं है कि ये सियासी पार्टीज़ जो हैं जमहूरी तरीके से अपने इलेक्शन नहीं करवाती, एक फैमिली ने उस पर कब्जा किया हुआ है और फिर आगे उनकी जनरेशन्स भी तैयार हो रही हैं, तो ये इस किस्म की जमहूरियत है। फिर इस पार्टी के ऊपर लोगों को एतराज़ क्यों नहीं है? दोनों पार्टीज यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, लोगों को जेन्युइनली इनके ऊपर एतराज़ होना चाहिए कि तुम अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करते, ओहदे नहीं देते दूसरे लोगों को, और जो वजारत है वो सिर्फ अपने पास रखी हुई है, तो ये तो जमहूरियत नहीं है बिल्कुल भी। या तो इन पार्टीज़ में कोई और इस काबिल ही नहीं है जिसको पार्टी की बागडोर दी जाए, या फिर इन सब के ऊपर इतने एहसानात हैं इन ख़ानदानों के, या उनकी ऐसी ऐसी वीडियो टेप्स हैं इन ख़ानदानों के पास कि वो वाकई में सर नहीं उठाते। एक से एक बढ़कर नमूना कॉकरोचेस की तरह सरवाइव करते जाते हैं, ना कानून की जद में आते हैं। एक दिन हस्पताल में फ़ोटो आती है बीमार हो गए हैं, दूसरे दिन व्हील चेयर पर बैठे होते हैं और तीसरे दिन अमेरिका या लंदन या वाया लंदन अमेरिका जा रहे होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ रह गया हमारे नाम नहाद वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी तो कमर में ही दर्द रहता था हमेशा, उनको कोविड ही रहता था। अदालत जाते हुए रास्ते में उनको कमर दर्द शुरू हो जाता है, अब एक दिन भी उनको कमर दर्द नहीं हुआ। आखिर किस किस्म के ये लोग हैं? अब सचमुच वक्त आ गया है इन सब की सियासी मौत का। काश ये हो सके अगर इमरान खान की अनथक मेहनत ये रंग नहीं लाती तो सच में मुल्क को इस्लामी जमहूरिया कहना बंद करना चाहिए। खामखा में इस्लाम की बदनामी होती है। रिश्वत देना और लेना दोनों ही खराब हैं, लेकिन नमाज पढ़कर रिश्वत ली तो शायद हलाल हो जाती है। आजकल के सियासी माहौल में जहां सब बेशर्मी से एक्सपोज हुए हैं, लगता है 2016 में जो पैनामा लीक्स में जब जीआईटी बनी थी तो उस वक्त डिब्बा नंबर 10 जो था खूब सोच समझकर खोला नहीं गया था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। आज की हुकूमत और हालात को देखकर लगता है कि डब्बा नंबर 10 खुल ही गया है खुद बखुद और चेहरे सामने आ गए हैं। कुदरत है ना खुदा की। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाहर की साजिश, जी हाँ बाहर की साजिश, जो अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं या पसंद नहीं करते, बिल्कुल वही उस टाइप के लोग हैं जो ये बताना पसंद करते हैं हमें टीवी फिल्में ड्रामे नहीं अच्छे लगते, हम तो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। इन लोगों के दिलों और दिमागों पर खुदा ने पर्दे डाल दिए हैं। वो एक धुंध में फंसे हुए भटके हुए मुसाफिर हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं, कोई अकीदा नहीं, कोई साफ शफाफ ख्याल और अक्ल नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि बाहर की ताकत कभी भी मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक आपके अपने लोग अपनी भूख, लालच और मफाद के लिए अपने ही मुल्क को धोखा देने पर तैयार ना हो, अपने मुल्क से गद्दारी ना करें। बहुत
برا سمجھا جاتا ہے کوئی ان کو غدار کہے، لیکن معلوم نہیں کسی نے اس لفظ کی تشریح بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ اپنے ملک کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے ہاتھوں بیچنا غداری نہیں تو اور کیا؟ یہ سیاسی بکاؤ مال ایک گداگر سے بھی نیچے ہیں جو صرف پیٹ اور بچوں کی بھوک کے لیے مجبوری سے سڑک پر نکلتا ہے۔ اب حال ہی میں نواز شریف کی بگڑی ہوئی اولاد نے اب بتا دیا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو یا نسل کیا لفظ استعمال کیا تھا اس نے تیار کرتی ہے۔ ذرا حساب لگائیں کم عقلی اور بےہودگی کی، اس سے اچھی آپ کو مثال کوئی نہیں ملے گی۔ جتنی عوام کی خدمت اس کے باپ نے کی اور اب یہ خود کر رہی ہے، اتنی ہی اس کا بیٹا کرے گا۔ زرداری کے مرنے سے پہلے کی خواہش۔ زرداری نے اب تک تو بہت زیادہ ہوشیاری سے کام لیا ہے، جو کہ اس کی یوزول ہوشیاری ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ نون لیگ سے ٹھیک ٹھاک بدلہ لیا، ان کو آگے رکھ لیا جوتے کھانے کے لیے، خود خاموشی سے اپنا کام جاری ہے۔ منت سماجت چل رہی ہے صدر بننے کے لیے۔ زرداری کے مرنے سے پہلے خواہش ہے کہ بلاول زرداری، بھٹو نہیں زرداری، پرائم منسٹر بن جائے۔ زرداری کی اماں نے تو ابھی حال ہی میں وفات پائی ہے، تو لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی بس ہسپتال اور ویل چیئر میں تصویریں کھنچواتے رہیں گے، تو اچھی بات ہے، صبر کریں کچھ 15-20 سال۔ عمران خان پر تنقید کرنا کچھ لوگوں کے لیے عبادت ہے، خاص طور پر مریم تو بہت عبادت کی قائل ہے۔ عوام کو یہ سوال پوچھنا چاہیے، یعنی کہ یہ سوال عوام سے نہیں، عوام کو پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے، اگر ان میں سے کوئی جواب دے سکے کہ مریم کا تجربہ اور اچیومنٹس کیا ہیں۔ اور یہی سوال بلاول کے لیے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بنے، زندگی کا تجربہ کیا ہے ان کا؟ ایک ملک 22 کروڑ کے ملک کو چلانا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے دوسرے عہدے ہیں، لوگ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا کام کیا ہے؟ اس کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس کی زندگی کا کوئی تجربہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی حکومت سے، کام کرنے والوں سے کام لے سکے، ان کو بتا سکے اس کی پالیسیز کیا ہیں، وہ کس ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہا ہے ملک کو، نہ کہ ہر کسی کو تحفے بھیج دیے اور اس کا تم وہی کرو جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ یہاں پر ایک مثال یاد آئی، ایک محترمہ تھی، انہوں نے بہت سال کوشش کی میرے ساتھ دوستی کرنے کی، بلکہ یہاں تک موقع ملا کہ بیچ میں مجھے اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا حیرانگی اور اپنے آپ سے میں نے سوال پوچھا کہ نہیں مجھے کوشش کرنی چاہیے، میں ان سے چڑ کیوں ہے، مطلب بات بھی کر لیتی ہوں، ان سے مل بھی لیتی ہوں، لیکن میں دوستی نہیں ان سے کرنا چاہتی۔ معلوم ہے کیوں مجھے چڑ تھی اس محترمہ سے؟ وہ بے تحاشا جھوٹ بولتی تھی، یعنی کہ مریم والا ہی حساب تھا اس کا۔ اور بہت سالوں کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو جھوٹ ہے اس عورت کے خون میں ہے، تو سمجھ لیجئے یہ جھوٹ مریم کے خون میں ہے۔ مریم کے تجربے کی جب بات کرتے ہیں تو کیونکہ باپ کی وزارت کے وقت یہ دخل اندازی کرتی تھی، میڈیا سیل چلاتی تھی، وہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل تیار ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے پاکستان کا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لگتا تو نہیں اچھا کہنا، لیکن اس کا اندر جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت گھناؤنا ہے۔ ماں باپ کی تربیت جو ہے صاف نظر آتی ہے۔ جس عورت کو یہ شوق ہو کہ سب کی باتیں جائز ناجائز ویڈیو بنا کر پہلے تو اپنے جیسے خاوند کے ساتھ گھر میں انجوائے کرے ان ویڈیوز کو، اور پھر لوگوں کو بلیک میل کر کے دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے کام کروائے، ایسی عورت کے اندر کو آپ گھناؤنا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بلاول جس نے تعلیم حاصل تو کی لیکن ایک دن کہیں کام نہیں کیا، اس کی کوئی بھی اچیومنٹ نہیں ہے، اور سب سے ناکام وزیر خارجہ بنا ہے، اور چیریٹی جو دیتا ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے دیتا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہاں امریکہ میں ہی دیتا ہے۔ ان کو کیا تجربہ ہے ملک کو سنبھالنے کا؟ اس نے تو کبھی ایک سافٹ بال کی ٹیم کو بھی نہیں مینج کیا، کرکٹ تو بڑی دور کی بات ہے۔ زرداری کیونکہ سیانہ بندہ ہے تو اس نے بہت سال پہلے یہ ریئلائز کر لیا تھا، جیسے نواز شریف نے مریم کو میدان میں اتارا تھا اور اس نے سوچا کہ میرا وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، میں صدر بننے کے لیے تیاری کروں، اس کے لیے کوشش کرتا رہوں اور بیٹے کو وزیر اعظم بنا لوں۔ وہی جو اس وقت ایک قسم سے سچویشن ہے شہباز شریف کی اور ککڑی کی، اور پھر ایک خاندان بیٹھ کر کھلم کھلا گنڈا گردی کرے لوگوں سے، اور لوگ پھر ڈر کے مارے کچھ کہیں نہ، باہر نہ نکلیں، اور پھر پتہ چلے کہ دیکھیں ہم نے کتنی کامیاب حکومت چلائی پورے 5 سال۔ اس کے علاوہ سب سے جو اہم بات ہے کہ صدر کے عہدے پر بیٹھ کر آپ کو امیونٹی تو مل ہی جاتی ہے۔ کیا واقعی میں پاکستان کے عوام ابھی بھی چاہیں گے ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط رکھنا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مریم کی جو ہے تربیت تو وہ عمران خان کی نقل کرتے کرتے ہو رہی ہے۔ یہاں پر بالکل مختصر
मरियम जूनियर की बात करते हैं, वो जो मुरीदनी है पैरों में बैठने वाली। कभी कभी मुझे शक पड़ता है कि उसके दिमाग में एक चिप लगवाया हुआ है कान के पास, डायरेक्शंस लेने के लिए। उसको भी बहुत कम लोग बर्दाश्त करते हैं सुनना। अच्छी बात यह है कि जब से ये लोग हुकूमत पर आए हैं, ये जूनियर को तो मेरे एक दफ़ा भी नहीं सुना, क्योंकि मालूम नहीं कौन कौन से ये हवाइयाँ छोड़ रही है, कौन कौन से ये बड़े बड़े झूठ बोल रही है इस वक्त। हस्बे आदत और हस्बे इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो वापस आते हैं शरीफ जूनियर, ये जो मरियम है, इसकी तरबियत की। अभी तक तो बहुत कुछ उसने सीखना है, अभी तो वो सीख रही है इमरान खान से। अगर आपको शायद हो या ना हो याद, जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को बनाना शुरू किया था, तो वो पहले दिन थे जो उनका नज़रिया था, उन्होंने कोशिश की थी कि नौजवान लोगों को अपने साथ अपने पार्टी में शामिल करें। लिहाजा अब्बा शरीफ जो है, उन्होंने रियलाइज़ किया, क्योंकि जाहिर है कि उनको अवाम में से तो कोई नौजवान चाहिए नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ये लड़की जो है, इसको मैदान में उतारते हैं, औरत लड़की जो भी चीज़ थी ये। तो उसने उस वक्त कॉलेजेस जो हैं वहाँ के फीते जो नहीं है काटना शुरू किए थे। इस तरह से इसकी एंट्री हुई थी आहिस्ता आहिस्ता। उन दिनों में तकरीरें नहीं करती थी। इमरान खान की शुरू दिन से तरजीह थी पढ़े लिखे लोगों की तरफ और नौजवानों की तरफ, क्योंकि ये अगर सही तौर पर देखा जाए तो ये सभी लोग, इनकी उम्रें देखें और ये अभी तक चिपके बैठे हैं, सब बीमारियों के बावजूद आ जाके सिर्फ अपनी ही फैमिली को आगे लेकर आते हैं। और इनकी पार्टीज में यंग लोग बहुत कम हैं, अगर हैं तो उनके आने के आगे चांसेस बिल्कुल कोई नहीं है। और इनकी पार्टीज की जो चीज़ें टीवी पर नज़र आती हैं प्रोग्राम्स के दौरान, अल्लाह करे वो आगे ना ही आए। मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली इस बात पर एतराज़ है जब लीगियों के दिमाग से ये कीड़ा बाहर निकलता है कि इमरान खान के मुकाबले में मरियम को मैदान में उतारा है। जब कोई ये कहता है आई हैव एब्सोल्युटली ऑब्जेक्शन टू दैट, तो मुकाबला तो बनता ही नहीं है। एक घरेलू औरत जो सिर्फ बाप की वजह से मंजर पे नजर आती है, जिसकी अपनी कोई पर्सनल अचीवमेंट ही नहीं है, कभी कोई काम का किसी किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है, उसको इमरान खान के साथ मिला रहे हैं। लड़ाका औरत तो ठहरी। जब इमरान खान ने जलसे करना शुरू किए थे बहुत साल पहले, तो सबको बहुत एतराज था कि इस जलसों में म्यूजिक बज रहा है और आ रही हैं। पर अब वाह वाह, नून लीग ने जलसे करने सीख लिए। अब उनको म्यूजिक भी बुरा नहीं लगता, काबिले इतराज भी नहीं लगता, और अब औरतों का आना भी काबिले इतराज नहीं लगता। लेकिन मुश्किल ये है कि औरतें, बच्चे और फैमिलीज जो हैं वो तो सिर्फ तहरीके इंसाफ के जलसों में जाते हैं। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ती रही तो नौजवानों का काफिला बनता जा रहा था उनके साथ। और ये मोहतरमा जो थी हाथ में फीता लेकर देख रही थी, अब्बा अब आगे बताओ क्या करूं। जब इन दिनों में इमरान खान के जलसे जुलूस जरा जोर पकड़ गए तो सब लीगी अंधे हो गए कि मरियम ही नज़र आई उनको तकरीरें करने के लिए। ऐसी तकरीरें जो लिखी किसी और की होती थी और तानों से भरी होती थी। उसके ऊपर सबसे बड़ी बात जिस पर मुझे एतराज़ है पर्सनली, जिसको मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा, कि मरियम को क्राउड पुलर कहते हैं। जब लीगी पैसे देकर, डरा धमका कर, गाड़ियों में बिठा कर लोगों को जलसे में लेकर आते हैं, तो क्राउड पुलर कहाँ से हो गई? हाँ, अलबत्ता एक नौजवान फारग नौजवानों का तबका है जिनका रोज़मर्रा का मशगला जो है औरतों को घूरना है। आपको अक्सर डिपार्टमेंट स्टोर्स या वो कौन सा बड़ा शॉपिंग सेंटर है इस्लामाबाद में, वहाँ भी एक अच्छा खासा हजूम आपको नज़र आएगा जो बिल्कुल सिर्फ वहाँ पे यही काम करने के लिए आए हैं। अलबत्ता इसके जलसों में सिर्फ उनको ये पता है कि एक प्लास्टिक सर्जरी वाली औरत जो है उनको नज़र आएगी, और ऐसे तबाशबीन जो है वो तो बगैर पैसों के भी चले आते हैं, उसकी बेतुकी तकरीरों को सुनने थोड़ी आते हैं। पहले तो मेरा ख्याल था कि ये ख्याल सिर्फ इसके अब्बा या ख्वाजा आसिफ समझ लीजिए आप, या वो राना जीपोगरी जो हैं, उनको लगता है कि उनको सिर्फ यही नज़र आती है कि यही इमरान खान का मुकाबला कर सकती है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, औरत है, जो भी कहेगी शी विल गेट अवे विद इट, इसको आगे कर दो। तो बस ठीक है, वो जी क्राउड पुलर बन गई। वाह वाह, क्या कहने हैं। यानी कि एक घमंडी औरत को और भी गलतफहमी में मुब्तला कर दिया। अब हाल ही में एक सियासी ख़ानदान जिन्होंने अपने इलाके में पहले इसको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने सोचा कि हमारा ख़ानदान तो एक अरसे से इस इलाके में बहुत मज़े से, आराम से, बहुत
کمفرٹیبلی جیت جاتا ہے الیکشن، چاہے کسی بھی طریقے سے ہم ان سے ووٹ نکلوا تو ہم لیتے ہیں۔ لیکن اب جوں سرویز آ رہے ہیں تو ان کو بھی خیال آ گیا اچانک، یعنی وہ بھی بالکل دماغ سے فارغ ہو گئے ہیں اور وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس کا جلسہ ہم ہونے دیتے۔ حالانکہ اس کے جلسے میں کوئی ایکچولی الیکشن کیمپین نہیں ہے، اس کو صرف یہ شوق ہے کہ میں حمزہ اور شہباز سے پہلے اعلان کر دوں کہ ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے، تاکہ میرا مستقبل جو ہے وہ میری پروفائل مضبوط ہو کہ میں ہی یہ حکومت چلا رہی ہوں اور میرا ڈرپوک ابا جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو یوں ہی ہے کہ گھبراہٹ میں ان سب کے دماغ کھسک گئے ہیں، خاص طور پر جو حالیہ سرویز آ رہے ہیں۔ اس کی تقریروں پر آپ تھوڑی سی دیر غور کریں کہ عمران خان نے چور کو چور کہنا شروع کیا تو مولانا شریف کی بگڑی ہوئی اولاد نے مقابلے میں صادق اور امین، جسے عدالت نے صادق اور امین کہا، اس کو چور کہنا شروع کر دیا۔ عمران خان ٹھیک ہے زیادتی کر دی یا کچھ بھی کہہ دیا، لیکن اس نے بھی باقاعدہ وہی بات کہہ کر جواب دیا۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جی ہاں، عمران خان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، اس کو کوئی نہیں کہتا، شاید اسی لیے انہوں نے آگے چھوڑ رکھا ہے اس کو، نون لیگ نے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آپ ذرا آئندہ سے غور کیجیے اگر آپ میں حوصلہ ہے اس کی تقریریں سننے کا۔ میں نے تو خدا کر کے اس عورت کی 2 3 یا 4 تقریریں جو ہے کل ٹوٹل ملا کر 5 یا میکسیمم 10 منٹ کے لیے برداشت کی ہوں گی۔ ایک تقریر پورے 10 منٹ دیکھنے کے لیے میری برداشت جو ہے اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، لہذا چند تقریروں میں 1 منٹ ادھر اور 2 منٹ ادھر، ضرورت اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک حالیہ تقریر میں اس عورت نے سب حدیں پار کر دیں عمران خان کی نقل میں، یعنی اب وہ باقاعدہ تقریریں کرنا سیکھ رہی ہے۔ عمران خان وہ پہلا لیڈر ہے جس نے عوام کو باقاعدہ ہر جلسے میں اپریشیٹ کیا، ان کا شکریہ ادا کیا باقاعدہ کہ آپ اتنی گرمی میں آئے ہیں، آپ اتنی گرمی میں کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کیچڑ میں بھی آپ آئے ہیں، جبکہ شیخوپورہ میں کافی خراب حالات تھے، شاید اور بھی کہیں تھے، I am not 100% sure about that one۔ اس نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ پوری نقل اتاری، یعنی کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے جیسا کوئی غور کر رہا ہوگا کہ بی بی یو آر ناٹ اسپیکنگ اینی اوریجنل ورڈز، تم فلبدی بول ہی نہیں سکتی ہو، اور بولتی ہو تو پھر کو کاپی کرتی ہو۔ I mean you want to be the leader of this nation for heaven's sake، ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے تم نے، اللہ نہ وہ دن دکھائے۔ پہلے تو اس نے پوری نقل اتارتے ہوئے لوگوں کا بہت شکریہ کیا کہ آپ گرمی میں آئے، تو اس کے بعد پھر اور مکھن لگایا لوگوں کو، باقاعدہ ویسے ہی وہ لوگ جو سب تحریک انصاف کے جلسوں میں جاتے ہیں، یعنی کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے اور سب بوڑھے سب چلے جاتے ہیں، تو اس نے باقاعدہ ان کو یہ کہا کہ اپنے جلسوں میں آپ ان سب کو لے کر آیا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کہا، جھوٹے وعدے کیے ان سے، آپ کی سڑکیں بنوائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جیت گئے تو میں دوبارہ بھی آؤں گی، مائی گاڈ کون انتظار کرے گا تمہارے آنے کا، who really wants to see you۔ اس نے اور تو اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ اتنے کیچڑ میں آئے ہیں، اتنی گرمی میں آئے ہیں، باقاعدہ ایک لفظ چوری کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپس میں جو خاندانی زبردست مقابلہ ہے، لہٰذا وہ حمزہ چچا کے اعلانوں سے پہلے اعلان کر دیتی ہے تاکہ سب پر ثابت ہو کہ وہ حکومت چلا رہی ہے۔ اصل میں یہ سب کرپٹ لوگ، خاص طور پر یہ 2 خاندان، پاکستان کو ایک یتیم بچہ سمجھ کر زبردستی اس کو گود لینا چاہتے ہیں اور گود سے چھوڑنا نہیں چاہتے، اور خواہش یہی ہے کہ یہ ملک کبھی بڑا نہ ہو، یہ بچہ ان کی گود میں پڑا رہے، اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہلا پھسلا کر کام چلاتے رہیں گے۔ ادھر بلاول جو آج کل خاموش نظر آ رہا ہے، وہ خاموش نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنی لابنگ کر رہا ہے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر باہر کے ملکوں میں حاضریاں دے رہا ہے، میٹنگز اپنی کر رہا ہے، اپنا پروفائل جو ہے اس کو بہتر کر رہا ہے، اور اس کے بعد عیاشی ہی عیاشی۔ ظاہر ہے پاکستانی عوام کا اس وقت بڑا امتحان ہے، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، ظلم کی انتہا شروع ہونے والی ہے۔ آپ کو ظلم انہی دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، جب کبھی تاریخ میں امریکہ کی رجیم
चेंज की कोशिश नाकाम हुई है, जो कि बहुत कम हुई है, तो वो सिर्फ इसलिए हुई है कि उस मुल्क के जो मुक़्तदिर अदारे थे, ताकतवर हल्के थे, वो अपने सदर या वज़ीर आज़म के साथ खड़े हो गए। अभी अभी समी इब्राहिम को कहते सुना है कि इमरान खान को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें सियासत से निकाल देंगे। ये सुनकर क्या आपका जहन एकदम वापस 9 अप्रैल की तरफ नहीं जाता? वो लगारी साहब जो हमेशा बुरे मूड में होते हैं, वो कह रहे थे 1-2 दिन पहले कि कुछ भी नहीं बदला। ये आम सी बात लगती है, लेकिन आम सी बात है नहीं। उसके बाद ये सुनने को मिला है कि हम तुम्हें सियासत से निकाल देंगे। तो अवाम जो है उसका किसी को ख्याल नहीं है। जमहूरियत में जमहूर जो है कोई गिनता नहीं है उसको, क्योंकि वो लोग ताकतवर हैं। अना का मसला है ना, और ज़ाती मफादात हैं। लेकिन हम हज भी करते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में शेख सादी का कॉल, बड़े बड़े मुतकब्बरों और सरकशों को भी खुदा के सामने झुके बगैर चारा नहीं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.